अब इसमें ये है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अगर डिड्यूस करना हो तो उसके लिए क्या-क्या टेक्निक्स यूज होती है। तो 3 टेक्निक्स आर जनरली यूज्ड। 3 techniques are used for deducing mathematical statements. First, negation. Negation of a given statement. Negation of a given statement. Point number 2, contradiction method. Contradiction method. Or point number 3, counter statements. Counter statements. Heading क्या है? 3 techniques for to deduce mathematical statements. 3 techniques to deduce mathematical statements. मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिड्यूस करने की 3 टेक्निक्स।
तो एक एक करके तीनों टेक्निक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्निक, नेगेशन। तो नेगेशन में तो जैसे बताया वैसे ही होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको उसका ऑपोजिट लिख दो। जैसे स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स of two natural numbers is positive। दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पॉजिटिव है। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sum of squares of two positive natural numbers is positive। तो अभी इसका अगर मुझे ये स्टेटमेंट 1 हो गया, अभी स्टेटमेंट 2 अगर इसका नेगेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, sum of squares of two natural numbers, sum of squares of two natural numbers is not positive, is not positive। जो दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है वो पॉजिटिव नहीं है। स्टेटमेंट 2 मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसके उसको नेगेट कर दिया। समझ आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेशन। जो भी स्टेटमेंट है उसको नेगेट कर दो। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम बोलते हैं कि गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है और फिर अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करते हैं। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to 9x square plus sin x। the derivative of y is equal to 9x square plus sin x। ये आपको दिया हुआ है, the derivative of y is equal to 9x square plus sin x with respect to x। with respect to x is 18x plus cos x। 18x plus cos x, 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी प्रूव करनी है तो जो स्टेटमेंट है उसको मतलब उल्टा लेके चलो।
तो हम क्या करेंगे, लेट अस से that dy by dx is not equal to dy by dx is not equal to 18x plus cos x। dy by dx जो है वो 18x plus cos x के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 18x plus cos x। ठीक है, अब हमें पता है कि x रेस टू n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है nx रेस टू n माइनस वन। समझ आ रहा है, हमें पता है x रेस टू n का जो डेरिवेटिव है वो nx रेस टू n माइनस वन होता है। तो 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x होगा और sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 18x प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 18x प्लस कॉस एक्स। तो इसीलिए हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। ठीक है ना, हमने एक एजम्पशन किया कि डी बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 18x प्लस कॉस एक्स है। अब हमें पता है कि अगर हम x रेस टू n को डिफरेंशिएट करते हैं तो x रेस टू n को डिफरेंशिएट करने पे nx n माइनस वन आता है। तो 9x स्क्वायर प्लस साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x आएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आएगा। तो 18x प्लस cos x आ गया डेरिवेटिव। तो और जो हमने माना था डेरिवेटिव वो माना था कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इस hence our assumption is wrong। समझ आ गया। तो जो भी इसमें हम assumption करते हैं और लास्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि assumption wrong है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास काउंटर स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, काउंटर स्टेटमेंट। काउंटर स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट बोले या एग्जांपल देखे जहां पे गिवन स्टेटमेंट जो है वैलिड नहीं है। टू गिव अ स्टेटमेंट, टू गिव अ स्टेटमेंट और example, to give a statement or example where the given statement is not valid।
to give a statement or example where the given statement is not valid. ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना जहां पे जो स्टेटमेंट हमने बोला है वो वैलिड नहीं है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल, if x is a prime number, if x is a prime number, if x is a prime number, then x is always odd. अगर x एक प्राइम नंबर है तो x हमेशा ऑड है, x इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अब इसमें अगर मैं काउंटर स्टेटमेंट दूं कि 2 जो नंबर है वो प्राइम भी है और इवन भी है, 2 इज एन इवन 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इसने क्या बोला, इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑलवेज ऑड। तो इसके हिसाब से अगर x कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा ऑड ही होगा, मतलब इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, कोई भी इवन नंबर। लेकिन 2 उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि 2 प्राइम भी है और 2 इवन भी है, तो इसीलिए 2 जो है वो एक काउंटर स्टेटमेंट हो गया। ये मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये एक काउंटर स्टेटमेंट हो गया। दिस इज अ काउंटर स्टेटमेंट, दिस इज अ काउंटर स्टेटमेंट। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? एनी डाउट? सब क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टर्म्स, कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं रीजनिंग में उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन को हम एंड भी बोलते हैं। कंजंक्शन को हम एंड भी बोलते हैं, मतलब जो दो स्टेटमेंट्स हम बोल रहे हैं वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए, P एंड Q। तो ये जो सिंबल है ये कंजंक्शन का सिंबल होता है। ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर कंजंक्शन। दिस इज अ सिंबल फॉर कंजंक्शन, ठीक है। मतलब जो भी स्टेटमेंट बोला है, अगर पहला स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे कंपल्सरीली, तभी उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। All the conditions need to be fulfilled. बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बहुत। हाँ, वो बच्चे खेल रहे हैं नीचे, इसलिए आ रही है। Statements are joined to make a new statement and all the conditions, both statements must be true. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। बोथ स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। बोथ स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये कंजंक्शन है। नॉर्मली एंड या विद इसमें यूज होता है, एंड या विद, ठीक है। और इसका सिंबल ये वाला है, उल्टा भी, इसे कंजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ठीक है। तो डिसजंक्शन में हमारे पास और सिंबल आता है। डिसजंक्शन में ये वाला सिंबल है जिसे हम और बोलते हैं, P और Q, ठीक है। तो इसमें एनी वन स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। एनी वन statement out of any one statement out of the two statements, जो दो स्टेटमेंट है उसमें से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। Any one statement out of the two statements, any one statement out of the two statements must be true, ठीक है। दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, बट कोई भी एक अगर ट्रू होगा, अगर दोनों भी ट्रू होंगे तो भी वो कंडीशन में आएगा, मतलब और में आ जाएगा, और कोई एक भी होगा तो भी वो ट्रू है। पर कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ट्रू ट्रू, उसके बाद ट्रू फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू, और उसके बाद फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो अब इसमें P और Q अगर करें तो कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और का मतलब ये होता है कि अगर दो में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और दोनों ट्रू है तो भी ट्रू। तो ट्रू ट्रू ट्रू, और जब दोनों फॉल्स होती है तभी फॉल्स होता है, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होनी चाहिए।
उसी केस में हम बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और अगर ठीक है, नॉर्मली इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं इसके लिए वो और होता है या फिर बट होता है, और या फिर बट। जैसे इसमें एंड और विद था, इसमें और या फिर बट होता है, ठीक है। और इसके लिए कंजंक्शन के लिए अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो पी और क्यू, पी और क्यू, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू आएगा, फिर ट्रू फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स आएगा। तो अब इसमें जो है आपका, इसमें पी एंड क्यू की अगर बात करें, पी एंड क्यू, तो इसमें जब दोनों के दोनों ट्रू हो गए तभी उस स्टेटमेंट को ट्रू माना जाएगा। कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है। पहले केस में दोनों ट्रू है तो ही उस केस में हम ट्रू मानेंगे, क्योंकि इसके लिए दोनों स्टेटमेंट्स का कंपल्सरीली ट्रू होना जरूरी है। समझ आ रहा है? बोथ द स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू कंपल्सरीली, देन ओनली द रिजल्ट इज ट्रू। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, उसका भी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है, कहाँ पे? टू any one statement out of the two statements must be true. Any one statement out of the two statements must be true. ठीक है? फिर implication statement, implication statement, सेकंड टर्म क्या है, उसकी हेडिंग क्या है? डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, जो टर्म ये यूज हुआ है ये डिसजंक्शन है, और ऊपर वाला जो है वो कंजंक्शन है। जे इसमें लिखा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। अब आ गया डिसजंक्शन। सेकंड पॉइंट है डिसजंक्शन, सेकंड का हेडिंग, और फर्स्ट का है कंजंक्शन, और थर्ड है इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। मतलब ये कोई, हाँ ये मतलब उसका मैंने ट्रूथ टेबल नहीं बनाया था, ये इफ पी देन क्यू को ही बोलते हैं, जो इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट था, इफ पी देन क्यू। ठीक है ना? तो जो मैंने इफ कंडीशन बताई थी उसी को हम इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो यहाँ पे पी लेंगे, यहाँ पे क्यू, तो या तो दोनों ट्रू लो, ठीक है, या तो दोनों ट्रू लो, या इसे ट्रू इसको फॉल्स लो, इधर फॉल्स इधर ट्रू लो, और
लास्ट केस है कि दोनों जगह फॉल्स लो। तो अब इसमें हमें क्या करना है, P implies Q। तो ये इसका मतलब ये है कि Q को हम तभी चेक करेंगे जब P ट्रू होगा। मतलब अगर P ट्रू है तो ही Q ट्रू होना चाहिए। तो अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना चाहिए, तो करेक्ट है। अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना ही चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है, P तो ट्रू है बट Q फॉल्स है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई यहाँ पे। अगर P ही फॉल्स हो जाए तो फिर आप Q को चेक नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? अगर P ही फॉल्स हो जाए तो फिर आप Q को चेक नहीं कर सकते। तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट इम्प्लीकेशन का जो रिजल्ट है उसको ट्रू मानेंगे, बिकॉज इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें वी कैन नॉट चेक Q। ठीक है, हम Q को चेक नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। तो इसीलिए Q का रिजल्ट कुछ भी आए वो फाइनल रिजल्ट ट्रू ही लेना पड़ेगा, बिकॉज P is false। P is false। ठीक है, P जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, तो कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गई तो फिर आप सेकंड स्टेटमेंट को चेक नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ये मीटिंग 5 मिनट में खत्म होने वाली है, उसके बाद रिज्वाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब कुछ ट्रुथ टेबल पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स, जैसे आपको बोला जाए कि नेगेशन P एंड Q का आपको रिजल्ट निकालना है। नेगेशन P एंड Q, ठीक है। तो इस केस में नेगेशन P एंड Q, तो पहला स्टेटमेंट हमने P लिया, दूसरा Q, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब देखेंगे। तो दो स्टेटमेंट है तो उसके लिए 4 बनेंगे, करेक्ट। अगर n स्टेटमेंट होता है 2n कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P और Q, तो इसके ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, और लास्ट आएगा फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब नेगेशन P एंड Q बोला है तो पहले आपको P को नेगेट करना पड़ेगा। तो एक जो है आपने नेगेशन P कर दिया, P का अपोजिट ले लो तो नेगेशन P हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसका फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रू है ये भी फॉल्स हो गया, और यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब नेगेशन P और ये हमारे पास नेगेशन P है, तो अब नेगेशन P और Q का आपको इंटरसेक्शन लेना है, माने ये लेना है कंजंक्शन, नेगेशन P एंड Q। तो इसमें ध्यान रहे कि जब ये कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है, करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना कंपल्सरी। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स में दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे ट्रू और ट्रू, इसमें दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगी। और यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, इसमें फर्स्ट फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगी। तो 3 फॉल्स आए और एक ट्रू है, 3 फॉल्स और एक ट्रू। समझ आ रहा है? FFTF, यस, FFTF। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही आने चाहिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर मैं शुरू में FT को पहले लिखता यहाँ पे, ठीक है ना, शुरू में मैं FT को लिखता तो फिर यहाँ पे T आता और थर्ड नंबर पे F आता। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आए, बट नंबर ऑफ फॉल्स और नंबर ऑफ ट्रू का जो वो है वो सेम होना चाहिए। मतलब इसके आंसर में 3 फॉल्स और एक ट्रू आ रहा है, करेक्ट।
3 फॉल्स है, इसके आंसर में 3 फॉल्स है और 1 ट्रू है। तो ऑर्डर कुछ भी हो, अगर यही आपका रिजल्ट में 3 फॉल्स और 1 ट्रू ही आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। लेकिन अगर सपोज 2 फॉल्स या 2 ट्रू है या चारों फॉल्स है या इस टाइप से, मतलब उसके ऑर्डर में अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब आपने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द नंबर ऑफ फॉल्स एंड नंबर ऑफ ट्रूज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? उसके बाद 2 टर्म्स और होते हैं, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब ऑल ट्रू। जैसे आप ट्रूथ टेबल बना रहे हो और आप उसको सॉल्व कर रहे हो और फाइनल रिजल्ट में सारे ट्रू आ जाए तो उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है ऑल फॉल्स। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल फॉल्स। ठीक है, अगर रिजल्ट में सारे फॉल्स आ जाए तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, और रिजल्ट में अगर सारे ट्रू आ जाए तो उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं। तो ये टर्म्स होते हैं जो रीजनिंग में पता होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स?